साथियों, ये हमारे इस YouTube चैनल का जो है दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन सी संख्या परमीय है, कौन सी संख्या अपरमीय है, कैसे परमीय और अपरमीय संख्याओं में हम पहचान कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था कि जो अंडर रूट वाली जो संख्या होती है, जितनी भी संख्या अंडर रूट में होती है वो सब अपरमीय संख्या होती है। अगर यदि वह अंडर रूट में लिखी हुई संख्या अगर यदि वह पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 लिखा हुआ, संख्या 4 अंडर रूट में है, इस संख्या का अगर 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, यानी पी बटे क्यू के रूप में हो गया। इसका मतलब कि अंडर रूट 4 अपरमीय संख्या नहीं है, फिर क्या है, परमीय संख्या है। लेकिन अगर ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आदि ये सभी संख्याएं हैं, तो चूंकि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरमीय संख्या। तो इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ये कोई अंडर रूट में कोई संख्या लिखी हुई है तो हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे कि वो संख्या अपरमीय है। यहाँ पर जैसा कि हम एक क्वेश्चन नोट किए हैं कि अंडर रूट 2 अपरमीय संख्या है, इसी को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये मान लेंगे कि जो दी गई संख्या है वो एक परमीय संख्या है। मान लेते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या है। अगर ये अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या है तो हमको ये पता है कि परमीय संख्या के लिए 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1 कि वो संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि अंडर रूट 2 भी पी बट्टे क्यू के बराबर होगी। अगर ये संख्या, काव्या विशेष ध्यान देना, ये क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लिसनर्स को। उनको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। तुम क्लास 7 में पढ़ती हो, अगर यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आपको अंडर रूट 3 अपरमीय संख्या ये सिद्ध करना होगा हमारे लिसनर्स के सामने। ठीक, ओके सर। और अगर इतना नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी तो तुम क्लास 7 में पढ़ रही हो। यह है कि विशेष ध्यान देना इस पर। ठीक, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है। और वैसे हाई स्कूल के जो बच्चे होंगे वो तो मेच्योर होंगे, उनको तो शायद समझ में हर हाल में आ ही जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमने मान लिया कि माना अंडर रूट 2 एक परमीय संख्या है। अगर ये अंडर रूट 2 परमीय संख्या है तो परमीय संख्या के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे हम 1 भी कर सकते हैं। इसके बटे जब हम 1 कर दिए तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। अगर यदि हम अंडर रूट 2 में क्यू से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2q। यहाँ पर p में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा p। हमको मिला क्या, अंडर रूट 2q इक्वल टू p। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि ये संख्या अंडर रूट में है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग में करेंगे। तो जब वर्ग में लिखेंगे तो अंडर रूट 2q का स्क्वायर इज इक्वल p का स्क्वायर। यहां पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर इज इक्वल p का स्क्वायर। ओके, यस सर। इसको बना देंगे समीकरण 1। अब देखो, समीकरण 1 से p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, विभाज्य है का मतलब कि जो संख्या p स्क्वायर है वो संख्या 2 से कट रही है।
अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। शायद आपको इसका मतलब ना समझ में आया हो, इसको हम विशेष रूप से यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए लिखा है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 6 गुणे 6। इसको हम और सिंपल मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, और इस 6 का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। अगर यदि संख्या ये 6 का स्क्वायर जो संख्या है, हमको पता है कि जो संख्या 6 का स्क्वायर है वो किससे कट रही है? 2 से कट रही है। तो अगर ये संख्या 6 स्क्वायर अगर ये 2 से कट रहा है तो 6 भी तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। पक्का है कटेगा ना। तो वही तो हम लिखे हैं कि समीकरण 1 से लिखा है p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, यानी p संख्या 2 से विभाज्य है। यानी हम यहाँ पे ऐसे देखो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर ही तो आया है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं p गुणे p बराबर 2 इंटू क्यू इंटू क्यू। इसका मतलब ये जो संख्या p है ये 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब कि p भी 2 से विभाज्य होगा। तो समीकरण 1 से p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, अर्थात p भी 2 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये संख्या p 2 से विभाज्य है, यदि p 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है कि p में अगर यदि हम 2 से भाग देते हैं तो कुछ बार जाएगा, तो हम कुछ बार किसी भी चर राशि को मान लेते हैं। हम मानते हैं कि 2 में 2 से p में भाग देने पर a बार जाएगा, और अगर यदि p 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब कि जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। अगर ये संख्या p 2 से विभाजित हो रही है भाग देने पर, इसका मतलब कि कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि शेषफल 0 आएगा। तो हमको पता है, हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है कि अगर ये जैसे मान लीजिए 10, मान लीजिए 30 भागे, मान लीजिए 31 भागे 3 है, 3 एकम 3, कट गया 1। अब क्या करेंगे हम? शून्य बार ले जाएंगे, 1 3 0 0। तो अगर यदि 31 में हम 3 से भाग देते हैं तो 10 बार जाता है और शेषफल 1 आता है। तो ठीक ऐसे ही अगर यदि इसको हमको चेक करना है कि हमारा भाग सही है अथवा गलत है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 10 और प्लस इसको जोड़ देंगे, तो 3 दहम 30 प्लस 1 बराबर 31। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी लगाएंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो p के बराबर आ जाएगा। अतः यानी p बराबर कितना हो जाएगा? p इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 0, मतलब p बराबर कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि अगर ये समीकरण 1 से p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है तब p भी 2 से विभाज्य होगा, तब माना p बराबर 2a। अब p बराबर 2a हम मान लिए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम p इक्वल टू 2a लिखे क्यों हैं, कैसे लिखे हैं। हम मानते हैं कि 2 से भाग देने पर कितना बार जाएगा? a बार जाएगा, इसलिए हम मानते हैं कि माना p इक्वल टू 2a। अगर यदि आपको इन चीज़ों के बारे में अगर यदि आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम इसको मिटा देंगे, ये वाला पोर्शन हम मिटा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हमको मिला क्या? p इक्वल टू
2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर यदि हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर ही हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण, इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, इस p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण क्या है हमारा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अब 4a, यानी 2q स्क्वायर इक्वल टू p के स्थान पर लिखेंगे 4a का स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए इसके पहले वाले वीडियो को, अगर यदि आपने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो उसको पहले आप लोग देख लीजिएगा। हमने बताया था कि जो परमीय संख्या होती है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल 0, और बताए थे कि p व q सह अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 है, वो ये कह रहा है कि समीकरण 1 से p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, और समीकरण 3 ही कह रहा है कि q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, तब q भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब कि दोनों संख्याएं कौन, p और q, दोनों संख्याएं एक ही संख्या किससे, 2 से विभाजित हो रही हैं। मतलब p व q दोनों संख्याएं कैसी हैं, सहभाज्य हैं, एक ही संख्या से कट रही हैं। इसलिए ये p √2 कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। चूंकि समीकरण 1 व 3 एक दूसरे के विरोधाभास हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि दोनों ही संख्याएं p और q, समीकरण 1 क्या कह रहा है कि p 2 से विभाज्य है, और समीकरण 3 क्या कह रहा है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए ये दोनों संख्या कैसी हैं, सहभाज्य हैं। सहभाज्य होने के कारण ये संख्या कैसी हैं, अपरिमेय है, सहभाज्य हैं। चूंकि यहाँ पर हम √2 को एक परिमेय संख्या माने हैं, इसका मतलब कि दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं, जबकि हमको समीकरण 1 और 3 से मिल रही कि दोनों संख्याएं एक दूसरे के सहभाज्य हैं। तो ऐसा क्यों हुआ,